स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मेरे नाम चित्रांश सोनी है और आज हम क्लास 9 साइंस का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ओके। तो जब हमारे चैप्टर का नाम ही मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है तो सबसे पहले हम बात शुरू यहीं से करेंगे कि मैटर होता क्या है। मैटर क्या होता है? देखिए, जब हम अपने आसपास सराउंडिंग्स में देखते हैं तो हमें बहुत सारी शेप्स की, बहुत सारी कलर की, बहुत सारी साइजेस की चीजें दिखाई देती हैं और ये सारी चीजें जिस बेसिक चीज से बनी होती हैं उसको हमने एक नाम दिया मैटर। उसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया? मैटर। तो मैटर क्या है? मैटर वो बेसिक चीज है जिससे ये सारी चीजें हमारे आसपास जो हम देखते हैं वो सारी बनी होती हैं। अब जब हम बात करते हैं कि मैटर क्या है तो इसके लिए हमें 2 कंडीशंस का फॉलो करना बहुत जरूरी है। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज मैटर है कि नहीं है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुछ सोच रहा हूं, मेरे अंदर कुछ थॉट्स हैं, तो क्या वो भी मैटर होगा? देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं और ये 2 प्रॉपर्टीज अगर कंप्लीट होती हैं तो उसको हम मैटर मानेंगे, बाकी सारी चीजों को मैटर नहीं मानेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी चीज में मास है तो हम उसको मैटर मानेंगे, ठीक है। मास और वॉल्यूम, ये दोनों ही चीजों का कंप्लीट होना जरूरी है। मास एंड वॉल्यूम, ये दोनों ही चीजें जब तक कंप्लीट नहीं होंगी तो उसको हम मैटर नहीं मान सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हूं, मेरे अंदर कुछ वेट है, वजन है, तो हम उसको क्या कहेंगे? मास है। मेरे अंदर क्या है? मास है। आपके अंदर भी कुछ ना कुछ वेट होगा, वजन होगा, तो जिसके अंदर कुछ वजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। और वजन को मापने की जो ऐसा यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? किलोग्राम कहते हैं। तो अगर किसी चीज में कुछ ना कुछ वजन है तो उसको हम कहेंगे कि इसके अंदर मास है, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी चीज, उसके अंदर एक वॉल्यूम भी होना चाहिए। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? देखिए, वॉल्यूम का मतलब हुआ कि हम अपने आसपास कितनी जगह को घेर रहे हैं उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। इसको हम मीटर क्यूब में मापते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। फॉर एग्जांपल, ये मेरे हाथ में एक मार्कर है। अब ये कुछ ना कुछ स्पेस घेर रहा होगा, कुछ ना कुछ स्पेस घेरा है कि नहीं, तो इसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसका जब हम ये सिलेंडर शेप में है और सिलेंडर में जैसे हम वॉल्यूम निकालते हैं मैथमेटिक्स में, वैसे हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें वॉल्यूम है, इसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम है और ये स्पेस को घेर रहा है। अब हमने क्या बोला कि इसमें 2 कंडीशंस कंप्लीट होना जरूरी है मैटर होने के लिए। तो क्या इसमें वेट है? जब मैं इसको मापूंगा, जब इसको मैं तराजू पर रखूंगा तो इसमें कुछ ना कुछ वजन आएगा, तो इसमें मास है। दूसरी चीज, क्या इसमें वॉल्यूम है? क्या ये कुछ जगह घेरता है? तो हमने क्या देखा कि हाँ बिल्कुल, ये कुछ ना कुछ स्पेस को घेरता है, कुछ ना कुछ जगह को घेरता है। इसका मतलब इसमें वॉल्यूम भी है, इसके अंदर मास भी है और वॉल्यूम भी है। इसका मतलब ये एक मैटर है। ये क्या हुआ? मैटर हुआ। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं देखूं कि मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स चल रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे दिमाग में कुछ विचार आ रहे होंगे, तो क्या इनको भी मैटर कहेंगे? तो नहीं, इसको मैटर नहीं कहेंगे, क्योंकि उन थॉट्स में ना तो मास है और ना ही वॉल्यूम है। इसमें कुछ भी नहीं है। थॉट्स तो हैं पर इसमें मास और वॉल्यूम नहीं है, इसकी वजह से हम इसको मैटर नहीं कहेंगे। और फिजिकल जो चीज है जिसमें मास भी है और वॉल्यूम भी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। समझ में आया आपको? आई होप आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स, देखिए हमारे देश में जो शुरुआती जो हमारे फिलोसफर्स हुए, उन्होंने इस चीज के ऊपर सोचना शुरू किया कि हमारे आसपास जो चीजें हैं वो किस किस तरह की हैं, उसमें ये इसको हम क्या कहेंगे या किन चीजों से मिलकर वो चीजें बनी है। तो शुरुआती जब हम चीजें देखते हैं तो उसमें हमें दिखाई देता है कि हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने कहा कि एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर, इन 5 चीजों से मिलकर हमारी सारी चीजें बनी होती है। आपने ये भी चीज अपने बड़े बड़ों से शायद सुनी होगी अपने घर में कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्व से मिलकर बनता है। कितने तत्वों से? 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बनता है, जिसमें हम हवा, पानी, अर्थ यानी कि पृथ्वी, आकाश और अग्नि, इन 5 तत्वों की बात करते हैं। यही फिलॉसफी, कुछ ऐसी ही फिलॉसफी यहाँ पर ग्रीक फिलोसफर्स ने भी कुछ ऐसे ही सिद्धांत को दिया था, ठीक है। तो हमारे पुराने साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि 5 तत्वों से मिलकर हमारे आसपास का सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन अब हम जब मॉडर्न साइंस की बात करते हैं तो मॉडर्न साइंस में हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैटर को 2 क्लासिफिकेशंस देते हैं, यानी कि 2 हिस्सों में मैटर को बांटते हैं।
समझ में आया? चलिए, आई होप आपको समझ में आ होगा। ये जो चैप्टर है बेसिकली ये फिजिकल फीचर्स के बारे में, मैटर की फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करता है। आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानने को उस चैप्टर से मिलेगा। यहाँ पर बेसिकली हम सिर्फ फिजिकल जो फीचर्स हैं इस मैटर के उसके बारे में देखेंगे। चलिए, तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का जो फिजिकल नेचर है वो किस तरीके का है ये हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें आता है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किस चीज से मिलकर बना हुआ है? तो छोटे पार्टिकल्स से मिलकर मैटर बना हुआ है। देखिए, ये एक बहुत ही डिस्कशन का टॉपिक शुरुआत से रहा है कि कोई भी मैटर क्या पार्टिकल से मिलकर बनता है या वो कंटीन्यूअस ही है, वो पार्टिकल से मिलकर नहीं बनता। तो इस चीज को साबित करने के लिए हमारी बुक में एक बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट वाटर एक्सपेरिमेंट। इसको क्या क्या कहते हैं? सॉल्ट वाटर एक्सपेरिमेंट। देखिए, अगर आपने एक छोटा सा सॉल्ट दिया और एक गिलास पानी दिया, तो एक गिलास पानी में जब आप सॉल्ट को डालेंगे और उसको घोलेंगे तो क्या होगा? वो सारा सॉल्ट क्या होगा? वो पूरे पानी में घुल जाएगा। तो हुआ क्या कि अगर सॉल्ट एक जैसा होता, पार्टिकल्स के फॉर्म में नहीं होता, तो क्या वो घुल पाता? नहीं घुल पाता। वो तो एक ही जगह बना रहता, जितना हमने चम्मच में दिया था उतना ही बना रहता, वो नहीं घुल पाता। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, हमने जैसे ही सॉल्ट को डाला और उसके अंदर चम्मच को चलाया तो क्या होगा? वो पूरे जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे वो पूरे में फैल जाएंगे और वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो मैटर होता है वो कंटिन्यूअस में नहीं होता है, वो छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। कैसा होता है? पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे मैटर की क्या समझ में आई कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर होता है वो छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। समझ में आया? आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स? चलिए ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि जो मैटर होता है वो छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। पर ये तो बताइए सर कि ये कितने छोटे होते हैं पार्टिकल्स? सही कहा आपने, बिल्कुल सही सवाल पूछा। अब ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं? ये इतने छोटे होते हैं कि इनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं, नैनोमीटर्स में इनकी डायमीटर को मापा जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हम नहाने के लिए जब जाते हैं तो कभी कभी हम उसमें डिटॉल डालते हैं कि नहीं पानी में। अब जैसे ही हम उसमें डिटॉल डालते हैं तो उसकी स्मेल, आप इतना सारा पानी आपके पास होगा, 20-30 लीटर भी होगा, और उसमें अगर आप एक कैप डिटॉल भी डालेंगे तो वो पूरे पानी में स्मेल उसकी फैल जाएगी। तो डिटॉल के पार्टिकल कितने बारीक होंगे, कितने छोटे होंगे कि वो पूरे बाल्टी में उसकी स्मेल को हम महसूस कर सकते हैं। उसको हम कितना भी पतला करते जाएं, कितना भी उसको डाइल्यूट करते जाएं, फिर भी वो स्मेल उसमें रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो बात में क्या समझ में है कि जो पार्टिकल्स हैं, हाउ स्मॉल आर दीस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। अच्छा, ये पार्टिकल्स का जो साइज है वो मैटर टू मैटर भी डिपेंड करता है। जैसे कुछ मैटर्स के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं, कुछ मैटर्स के पार्टिकल्स अपेक्षाकृत थोड़े से बड़े होंगे। पर हम खुली आंखों से तो किसी भी मैटर के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। ठीक है, ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखिए, अब हमने एक चीज समझ लिया कि हमारे आसपास मैटर है। मैटर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पर दो क्लासिफिकेशन में बांट सकते हैं। ये भी बात समझ में आ गई। ये भी बात समझिए कि फिजिकल नेचर जो है मैटर का वो दो चीजों से मिलकर देखते हैं। पहला, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल से मिलकर मैटर बनता है। मैटर किससे बनता है? पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। दूसरा, हाउ स्मॉल आर दीस पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और इनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, हम इन चीज को देखेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं। तो पार्टिकल्स की विशेषताएं क्या होती हैं? अब इसको देखने से पहले हम ये देखेंगे कि पार्टिकल्स तो हमने देख लिए। अब पार्टिकल्स की विशेषताएं क्या है, ये चीज हमें देखना है। पार्टिकल्स की विशेषताएं ये होती हैं कि पहली, पार्टिकल मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो पार्टिकल, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में बहुत छोटा सा स्पेस होता है। और इसको देखने के लिए हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, सॉल्ट वाटर एक्सपेरिमेंट। हम क्या देखते हैं? सॉल्ट वाटर एक्सपेरिमेंट। जैसे जब हमने सॉल्ट को पानी के अंदर डाला तो क्या होगा? सॉल्ट पानी के अंदर घुल जाएगा।
पर वो हुआ कैसे? वो ऐसे हुआ कि जब वाटर पार्टिकल्स होंगे तो वाटर पार्टिकल्स के बीच में कुछ कुछ स्पेस होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये है वाटर पार्टिकल्स, ये वाटर पार्टिकल्स, ये जो आपको डार्क डार्क दिख रहा है ये वाटर पार्टिकल्स के बीच में छोटा छोटा स्पेस है। समझ में आया? तो इन्हीं स्पेसेस में क्या होगा कि ये सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे और सॉल्ट इसके अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। सेम काम किसके साथ होगा? अगर हम इसके साथ शुगर को डालेंगे, शक्कर को डालेंगे तो उसके साथ भी ऐसे होगा। शुगर के पार्टिकल्स क्या होंगे? वाटर पार्टिकल्स के बीच में जाकर सेट हो जाएंगे और इस तरीके से जो शुगर है वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी पार्टिकल्स की कि पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस पाया जाता है। समझ में आया? चलिए, दूसरा क्या विशेषता है इसकी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटीन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटीन्यूअसली मूवमेंट में होते हैं। किसी भी मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटीन्यूअसली मूवमेंट में होते हैं, कंटीन्यूअसली मूव करते रहते हैं। जैसे जैसे हम किसी भी पार्टिकल या किसी भी मैटर की टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है? जैसे आपने देखा होगा जब हम दूध उबालते हैं तो होता क्या है कि जैसे जैसे हमने उसको हीट करना शुरू किया तो दूध में डायरेक्ट तो हीट लग नहीं रही है, लेकिन फिर भी उबलना कैसे शुरू हो जाता है? वो ऐसे शुरू हो जाता है कि जैसे ही हमने हीट करना शुरू किया तो जो बर्तन के टच में जो दूध होगा वो गर्म होना शुरू होगा और जैसे जैसे वो गर्म होना शुरू होगा उसके बीच के उसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी वो ज्यादा तरीके से मूव करना शुरू कर देंगे और इस तरीके से दूध उबलना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। समझ में आया? चलिए, दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या समझ में आई कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटीन्यूअसली मूवमेंट में होते हैं और उनका मूवमेंट बहुत ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे जैसे हम उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे उनका मूवमेंट भी बढ़ता चला जाएगा। वो आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर ईच अदर, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मैटर में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। अच्छा, ऐसा कैसे हम कह सकते हैं? ऐसा हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम वाटर को चाकू से काटने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? क्या वो कटेगा? नहीं कटेगा। सिंपल सी बात है, नहीं कटेगा। तो जब हम वाटर को काटने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम जैसे ही चाकू डालकर बाहर निकालेंगे तो वापस क्या होगा? वाटर दोबारा से मिल जाएगा। तो कुछ ना कुछ फोर्स तो होगा, तो उसकी वजह से वो वापस आकर मिल रहा है। और इसी से हम ये चीज देख सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में आपस में एक फोर्स काम करता है जिससे वो आपस में दोबारा से मिल जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, अगला टॉपिक हमारा आता है यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का स्टेट क्या है? देखिए, अभी हमने जब शुरुआत में चैप्टर की बात की थी तो हमने बात ये की थी कि हमारे आसपास जो भी चीजें दिखाई देती है उन सबको हम मैटर कहते हैं, उन सबको मैटर कहते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर क्या हुआ? स्टेट ऑफ मैटर का मतलब हुआ कि किस किस फॉर्म में हमें मैटर देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ये मार्कर किस फॉर्म में, तो आप कहेंगे सर ये सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। और इसके अलावा और किस फॉर्म में हमें मैटर देखने को मिलता है? तो दूसरा फॉर्म होता है लिक्विड फॉर्म, जिसमें हमें मैटर बहता हुआ दिखता है, जैसे पानी हो गया, या इसके अलावा और भी जितने लिक्विड्स हम देखते हैं वो सारे सारे लिक्विड फॉर्म में होता है मैटर। तीसरा फॉर्म कौन सा होता है? तो तीसरा फॉर्म होता है गैसियस फॉर्म। जैसे हम जो सांस ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? ब्रीदिंग कर रहे हैं, एयर अंदर ले रहे हैं अपने, और एयर से हम अपने ऑक्सीजन को लेते हैं। तो तीसरा टाइप का मैटर क्या हुआ? गैसियस मैटर। ठीक है? तो जब हम स्टेट की बात करते हैं तो मैटर के हमें 3 स्टेट्स देखने को मिलते हैं। मैटर के हमें कितने स्टेट्स? 3 स्टेट्स देखने को मिलते हैं। पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट और तीसरा गैसियस स्टेट। समझ में आया? अब कौन सा मैटर किस स्टेट का है इसके लिए हमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता होना चाहिए जिससे हम पहचान पाए कि वो सॉलिड मैटर है, लिक्विड मैटर है या गैसियस मैटर है। ठीक है? चलिए, सॉलिड मैटर की क्या विशेषता होती है? ये जो सॉलिड मैटर होता है इसका इसकी विशेषता होती है कि ये डेफिनेट शेप का होता है। ये कैसे शेप का होता है? डेफिनेट शेप का होता है, यानी कि इसकी शेप चेंज नहीं होती है। ठीक है? जैसे अगर इस मार्कर को मैं ये हम जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में है। अब ये सॉलिड स्टेट में क्यों है? क्योंकि ये डेफिनेट शेप में है। ठीक है? इसको अगर मैं मोड़ूंगा तो ये मुड़ तो जाएगा पर ये क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है? पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया ये मुड़ गया अब वो वहीं पर रह गया, अब कुछ नहीं हो रहा, या इसका शेप चेंज हो गया। ठीक है? तो
यहाँ पर क्या होता है कि शेप इसका डिफाइंड होता है, एक डेफिनेट शेप इसका होता है, उसी को हम सॉलिड कहते हैं। ठीक है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इसकी बाउंड्रीज फिक्स होती है, इसकी बाउंड्रीज क्या होती है, फिक्स होती है। इसको अगर मैं एक बाल्टी के अंदर डालूं तो ऐसा नहीं होगा कि बाल्टी की शेप का हो जाएगा, ठीक है, इसका शेप हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो पहली स्पीशीज का क्या होगी कि डेफिनेट शेप होता है, शेप इसका डेफिनेट है। दूसरा डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इसकी बाउंड्रीज एक निर्धारित है, एक डिस्टिंक्ट है, इसके बाहर इसकी बाउंड्री नहीं होगी। ठीक है, तीसरा फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, इसको अगर मैं पिघला भी दूंगा तो भी इसका वॉल्यूम सेम के सेम रहेगा। ठीक है, तो सॉलिड की हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहला, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इसका फिक्स्ड मास होता है, इसका फिक्स्ड शेप होता है, और तीसरा इसका फिक्स्ड बाउंड्रीज होती है। ठीक है, हमने 3 इसकी प्रॉपर्टीज को देख लिया। चलिए, दूसरा क्या होता है लिक्विड, दूसरा स्टेट क्या होगा मैटर का, लिक्विड। चलिए, तो लिक्विड मैटर में क्या होता है कि इसकी फिक्स्ड शेप नहीं होता है पर फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इसका फिक्स्ड शेप नहीं होता पर फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अब ये इसका मतलब क्या होगा, देखिए वाटर को अगर हम लेंगे तो वाटर, अगर मान लीजिए मैंने एक मग में पानी को लिया, तो मग में अगर मैं पानी को डालूंगा तो क्या वो मग का शेप ले लेगा, यस बिल्कुल ले लेगा। तो जितना पानी उसके अंदर होगा उसका वॉल्यूम तो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे मैं मग में डालूं या बाल्टी में डालूं। ठीक है, उसका पानी का शेप हमेशा सेम रहेगा, लेकिन उसका शेप सेम नहीं रहेगा, उसका शेप पहले मग का शेप था लेकिन अब बाल्टी की शेप का हो जाएगा। तो लिक्विड की क्या विशेषता हुई कि वो फिक्स्ड शेप का नहीं होता है, वो फिक्स्ड वॉल्यूम का होता है। ठीक है, वॉल्यूम तो उसका फिक्स रहेगा पर उसका शेप अलग अलग हो जाएगा, जिस जिस बर्तन में उसको लेंगे उस बर्तन का शेप ले लेगा, शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम इसका फिक्स रहता है। समझ में आया? चलिए, देखिए लिक्विड की एक विशेषता और होती है जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस डिफ्यूज कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर मिक्स हो सकते हैं। लिक्विड के अंदर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को हम डिफ्यूज यानी कि उसके अंदर मिक्स किया जा सकता है। कैसे? जैसे सबसे पहले हमने जो एग्जांपल लिया था कि हमने क्या किया, वाटर लिया, वाटर क्या है, लिक्विड है। दूसरा हमने क्या लिया, सॉल्ट लिया। अब सॉल्ट को हमने जब वाटर में डाला था तो डिफ्यूज हो गया था, घुल गया था कि? तो यहाँ पर हमें क्या बात समझ में आ रही है कि सॉलिड को वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर डिफ्यूज किया जा सकता है। ठीक, दूसरा लिक्विड। अगर मैंने डिटॉल वाला एग्जांपल जो मैंने लिया था उसमें हम क्या कर रहे थे, डिटॉल एक लिक्विड है और दूसरा वाटर भी एक लिक्विड है, तो डिटॉल को मैंने वाटर के अंदर डाला, मिक्स किया, आराम से मिक्स हो गया, आराम से हो गया कि नहीं? तो लिक्विड भी इसके अंदर मिक्स हो सकता है। तीसरा गैसियस मिक्सचर, जैसे गैस भी लिक्विड के अंदर मिक्स हो सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ यानी कि पानी के जो बहुत सारे जीव जंतु होते हैं वो उसके अंदर जिंदा रहते हैं। वो जिंदा कैसे रह पाते हैं, उनको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि उसके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, तभी वो उससे सांस लेते हैं और जिंदा रह पाते हैं। तो इससे हमें क्या बात समझ में आई कि पानी के अंदर गैस भी डिसॉल्व हो सकती है, लिक्विड भी डिसॉल्व हो सकता है और सॉलिड भी डिसॉल्व हो सकता है। ये सिर्फ पानी की बात नहीं, ये लिक्विड की बात है। लिक्विड में ये तीनों चीजें डिसॉल्व हो सकती हैं। तो ये भी इसकी क्या हुई, एक प्रॉपर्टी हुई। समझ में आया? आप कहेंगे यस सर। चलिए, तो थर्ड बात क्या हुई, गैस। मैटर की थर्ड स्टेट को क्या कहते हैं, गैस कहते हैं, गैसियस मैटर। अब इसमें नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, इसमें कोई भी शेप फिक्स्ड नहीं होता है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता है। गैस जो मैटर है, मैटर की जो गैसियस स्टेट है उसका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही मास फिक्स, सॉरी जो शेप भी फिक्स नहीं होता है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, देखिए गैस भी ऐसा है कि अगर मैं एक सिलेंडर के अंदर भर दूंगा तो उस सिलेंडर का शेप ले लेगी, लेकिन अगर उसी को मैं किसी और शेप वाले बर्तन में भर दूंगा तो उसका शेप ले लेगी। ठीक है, तो शेप फिक्स नहीं हुआ। दूसरा जो मैंने अभी बोला था कि लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है, इसमें वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, इसमें वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, गैस में वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितना वॉल्यूम गैस का है अगर उसमें मैं बाहर से प्रेशर लगाऊं तो उसका वॉल्यूम अपने आप ही कम होता चला जाता है। ठीक है, तो गैस में वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, ये कंप्रेसिबल होती है। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको एलपीजी और सीएनजी के रूप में देखने को मिलता है। जैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हमारे यहाँ आती है, जो हमारे घरों में आती है, या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसका यूज फ्यूल के रूप में हमारी गाड़ियों में होता है, ये सारे क्या होती है, ये कंप्रेस्ड गैसेस होती है। इनको हम कंप्रेस कर देते हैं तो क्या हुआ, जब कंप्रेस कर देंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा कि? अब जैसे वॉल्यूम कम हुआ तो क्या समझ आया हमें कि गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं है, उसका शेप भी फिक्स नहीं है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। तो ऐसे मैटर को हम क्या कह देते हैं, गैसियस मैटर कह देते हैं।
समझ में आया? आई होप हमको बहुत ही अच्छे से समझ में आया। चलिए आगे की बात करते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल इसमें ऐसे भी दिए हुए हैं, जैसे सॉलिड स्टेट जो मैंने बताया आपको, तो इसमें मैंने बताया था आपको कि डेफिनेट शेप होता है। इसका शेप कैसा होता है? डेफिनेट शेप होता है और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। जब डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, तो किसी का सवाल आ सकता है कि रबर बैंड तो मैंने खींच दिया, रबर बैंड तो मैंने खींच दिया, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि वो सॉलिड भी है और वो खींच भी गया? देखिए, रबर बैंड जब हम खींचते हैं तो क्या वो वैसे ही बना रहता है? आपका आंसर होगा नहीं, जब मैं छोड़ दूंगा तो वापस आ जाएगा, या एक्सेसिव फोर्स जब मैं लगा दूंगा तो वो टूट जाएगा। ठीक है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इसको कहेंगे कि ये अभी भी सॉलिड ही है। ठीक है, दूसरा स्पंज। स्पंज जब हम दबा देते हैं तो वो दब जाता है और छोड़ देते तो वो वापस आ जाता है। ठीक है, ऐसा कैसे हो पा रहा है कि स्पंज का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है कि उसके अंदर हवा यानी कि एयर भरी होती है, और जैसे ही हमने उसको दबाया वो दब जाएगा, और जैसे ही छोड़ा वो वापस अपना रिटेन कर लेगा, अपना वापस शेप ले लेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी अभी भी वो सॉलिड की ही मान रहा है। वो दब रहा है क्यों? क्योंकि उसके अंदर एयर भरी हुई है। जब हमने दबाया तो वो एयर बाहर निकल गई, वो दब गया, और जब हमने छोड़ा तो वापस अपना शेप ले लेगा। तो ये अभी भी सॉलिड है। समझ में आया? चलिए, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? हमने मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में बात कर ली है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। अब हमें इस बारे में बात करना है कि क्या हम किसी भी मैटर की स्टेट को इंटरचेंज कर सकते हैं क्या? क्या किसी मैटर को सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या सॉलिड से गैस बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, कैसे? चलिए इसके बारे में बात करते हैं कैसे। सबसे पहले अगर हमें इस तरीके का चेंज करना है तो हम टेम्परेचर के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने किसी सॉलिड को लिया और उसको मैंने हीट देना शुरू किया, उसको गर्म करना शुरू किया, तो होगा क्या? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जैसे ही हम हीटर मैटर को करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं उसका वाइब्रेशन बढ़ता जाता है, और जब ये जो एनर्जी है जो हम बाहर से दे रहे हैं, जो टेम्परेचर उसको बाहर से दे रहे हैं, वो एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी है उससे ज्यादा हो जाती है, तो उसके आपस में जो चिपके रहने की जो टेंडेंसी है वो छूटने लगती है। ठीक है, अभी हमने ये भी चीज देखी थी कि दो पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो अगर हमने बाहर से इतनी एनर्जी दे दी कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये कमजोर पड़ गया और बाहर की एनर्जी ज्यादा हो गई, तो क्या होगा? ये जो बॉन्ड है, ये जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, ये टूटने लगेगा और पार्टिकल्स दूर दूर जाने लगेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे हमने गर्म किया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वाइब्रेशंस बढ़े और ये पार्टिकल्स दूर जाने लगे, और जो सॉलिड फॉर्म में कोई चीज थी वो लिक्विड बनने लगी धीरे धीरे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी जब हम धातु को पिघलाते हैं, कोई भी मेटल को हम पिघलाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? गर्म करते जाते हैं, और जैसे जैसे गर्म करते जाते हैं वो एक स्टेट पर आकर इतना गर्म हो जाता है कि वो मेल्ट हो जाता है, और जिस पॉइंट पर वो मेल्ट होता है उसी को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और इस मेल्टिंग पॉइंट को कैसे मापते हैं? तो इसकी ऐसा यूनिट होती है केल्विन। तो हम केल्विन में मापते हैं कि कितने केल्विन पर जाकर कोई भी चीज मेल्ट हो जाती है। समझ में आया? आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा इसका फैक्टर क्या होता है? प्रेशर। एक तो हम टेम्परेचर के थ्रू स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, दूसरा प्रेशर के थ्रू भी हम टेम्परेचर जो स्टेट्स हैं उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने एक गैस ली, ठीक है, अब गैस को मैंने कंप्रेस करना शुरू किया, तो बहुत ज्यादा कंप्रेस करता गया। एक टाइम पर आने के बाद जब इतनी ज्यादा मैंने गैस को कंप्रेस कर दूंगा और बाहर से अगर मैंने कुछ टेम्परेचर भी उसका कम कर दिया, उसको कुछ ठंडा कर दिया, तो जो गैस होगी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो प्रेशर के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। हमने गैसियस स्टेट से उसको कहां पर ले आए? लिक्विड स्टेट में ले आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हम जब इंटरचेंज इनको स्टेट्स को करते हैं, इनकी इंटरचेंजेबिलिटी करते हैं, तो इसके कुछ खास टर्म्स होते हैं। इन टर्म्स को हमें समझना चाहिए, ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज को कन्वर्ट कर रहा हूं, तो उसका एक खास टर्म होता है, उसको हम कहते हैं फ्यूजन। उसको क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। वैसे ही जब मैं लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करता हूं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वाटर है और वाटर को मैंने ठंडा करके आइस बना दिया, यानी सॉलिड फॉर्म में लिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट,
लिक्विड को अगर मैं गैस में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो लिक्विड को जब मैं गैस में कन्वर्ट करता हूं तो इसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। दूसरा, जब मैं गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करता हूं, गैस को मैंने क्या किया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे आपने इसके बारे में सुना भी होगा कि जब हमारे बादल ऊपर आसमान में जाते हैं तो वो धीरे धीरे जब ठंडे होने लगते हैं तो वो कंडेंस होने लगते हैं, और जैसे कंडेंसेशन प्रोसेस आगे बढ़ती है तो बूंद बनती है, और बूंद जब इतनी भारी हो जाती है कि वहां पर नहीं रुक पाती है, वजन ज्यादा हो जाता है तो नीचे गिरने लगती है, उसी को हम बारिश कहते हैं। तो यही प्रोसेस यहाँ पर बता रहा है कि गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, सॉलिड से गैस को कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, तो सॉलिड से जब हम गैस कन्वर्ट करेंगे तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। जब सॉलिड से हम गैसेस फॉर्म में जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है। सिमिलरली जब हम गैस से सॉलिड में किसी चीज को कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम कहते हैं डेपोजिशन। उसको हम क्या कहते हैं, डेपोजिशन कहते हैं। ये सारे टर्म्स भी आपको याद रखने चाहिए क्योंकि ये एग्जाम्स में हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।